अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडीइंग एज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो हमारी वीडियो है वो एफएससी सेकंड ईयर में हमारे पास उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसके लिए है कि उसमें आप कम से कम एफर्ट्स करके अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में लगाकर मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं उनके मार्क्स में और आपके मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। हमने देखा होगा कि जो बोर्ड टॉपर्स इवन होते हैं उनके जो आप पेपर सब्जेक्ट वाइज निकाल के मार्क्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट वहां पढ़ने वाले बच्चों के साइंस सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो उर्दू, इंग्लिश और आर्ट्स सब्जेक्ट इस्लामियत और मुताला क्रिएट करती है। तो इन सब्जेक्ट पर खास फोकस की जरूरत है। देखिए, हमें पता है कि उर्दू में जो हमारे पास मार्क्स करते हैं उसकी 4 से 5 रीजंस होती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की वजह से अक्सर बच्चों का पेपर रह जाता है और इसी पेपर को पूरा करने के चक्करों में जो उनके मेन सवाल होते हैं उनमें वो मिस्टेक्स करते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास रीजन होती है पुअर हैंड राइटिंग और इमला की गलती करते हैं। ठीक है। लफ्ज लिखे नुक्तों का नहीं पता कहां लगा रहे हैं, तो इस वजह से अक्सर जो उनके मार्क्स हैं कि पुअर राइटिंग होगी, पुअर प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद इमला की मिस्टेक करेंगे तो यकीनन नंबर कम आएंगे। ठीक है। और हमारे पास उसके बाद एक और मेन चीज है वो है किस्मत। देखिए, किस्मत बहुत मैटर करती है कि आपका पेपर कौन बंदा चेक कर रहा है। अक्सर हर बच्चे की सब कुछ फजूल होता है, हैंड राइटिंग पूरा होता है, प्रेजेंटेशन पूरा होता है, लेकिन वो फिर भी अच्छे मार्क्स ले लेता है। लेकिन एक बच्चा सब कुछ अच्छा करके आया लेकिन फिर भी उसका जो पेपर है वो किसी ऐसे चेकर के पास चला गया जिसको सिर्फ उसने लगा रखा है कि फार्मूला लगा रखा है कि मैंने 80 से ऊपर किसी को नंबर देने ही नहीं है, तो वो तो फिर आपकी किस्मत ही है ना। लेकिन किस्मत को से भी आप ऐसे फाइट कर सकते हैं कि आप दुआएं करें। जितनी दुआएं करेंगे तो आपके मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे और आपका पेपर इंशाल्लाह एक अच्छे चेकर के पास जाएगा जो आपको आपके मेरिट की बुनियाद पे मार्क्स देगा। ठीक है। एज फार एज टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न, देखिए आप टाइम मैनेजमेंट कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि आप कोई जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको 1-2 बार लिखेंगे तो यकीनन आपकी स्पीड उनको जब पेपर में लिख रहे होंगे तो वो आप फास्टली लिख सकेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप अगर कोई चीज आपकी प्रॉब्लम जिस सब्जेक्ट में भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उसकी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग दे, उसकी ज्यादा से ज्यादा आप लिखें तो इंशाल्लाह आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इजीली कवर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है आपकी इमला की गलती होती है और उसके बाद हमारी पूरी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको पेपर्स दिखा दूंगा, 4 से 5 बोर्ड टॉपर्स के पेपर बोर्ड टॉपर्स होंगे। ठीक है। उनके पेपर आपको दिखा दूंगा तो उसका वो काफी आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और सेकंड इमला की जो गलती है उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो लफ्ज मुश्किल लफ्ज हैं उनको एक बार लिख लें, हाथ से गुजर जाएंगे, उनके नुक्ते लगा के देख लें कि मैंने सही लगाए या नहीं लगाए, तो इंशाल्लाह आपकी इमला भी यहाँ से ओवरकम हो जाएगी, प्रॉब्लम भी ओवरकम हो जाएगी। और हमारे पास जो लास्ट प्रॉब्लम है कि हैंड राइटिंग पुअर है। ठीक है। हैंड राइटिंग पुअर का सबसे आसान तरीका ये है कि आप टुक वाला मार्कर लें। ठीक है। टुक वाले मार्कर से आप जो उर्दू में अल्फाज जो आपने असल जो चीज होती है वो लिखना होता है साफ सफाई से लिखना होता है। जो चीज आप मार्कर से लिख रहे हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छा करके लिखें और जो आप पेन से लिख रहे हैं उसको साफ सफाई से लिखें, एक ही साइज का लिखें तो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अप्रूव मार्क हो। ठीक है। लेकिन जो मार्कर से लिख रहे हैं आपको टुक वाला मार्कर अच्छे से यूज करना चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपकी हैंड राइटिंग को बहुत ज्यादा ओवरकम कर लेगी। हमारे पास जो उर्दू है ना इसमें आप अच्छे मार्क्स करने के लिए आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जिसको आपको पता हो कि आपकी खामियां क्या है, जिसको खुद पता हो कि बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं, जो बच्चों के लेवल पे आकर आपको पढ़ाए। ठीक है। ठीक है। वो आपको बताए कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। देखिए, हम आपको नहीं जानते कि आपकी खामियां क्या हैं, आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं। वो आपके ड्रॉबैक्स को बेहतर देखते हैं, वो आपको पेपर चेक करते हैं, जो आपको पेपर अच्छी टेस्टिंग लेने के साथ साथ आपको पेपर चेक करके भी दे और आपको बताए कि आप यहाँ गलती करना। आपको ये पता है कि आपने खुलासे की इतनी लेंथ रखनी है। आपको बताया कि अगर आप खत लिख रहे हैं तो खत में किस किस पॉइंट के मार्क्स होते हैं। तो एक अच्छे टीचर की इलामत है। एक ऐसा अच्छा टीचर होना आपके पास लाजमी है। ठीक है। जो आपको प्रॉपर गाइड करे। ठीक है। हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, लेकिन एक अच्छा टीचर जो आपके ड्रॉबैक्स को जानता हो और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको गाइड करे तो वो बेहतरीन रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गाइड बुक होती है। देखिए, गाइड बुक में पहले बता चुका हूं कि उर्दू में हमारे पास आपके पास एक शरह सरमाया लाजमी होनी चाहिए क्योंकि उसमें हर चीज बहुत ज्यादा आपको मार्क लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बाद आप साथ से किप्स की नोट सीरीज भी रख सकते हैं। आइडियल बुक है उर्दू की, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप उर्दू का इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो आपने एक शरह सरमाया रख लें और किप्स के नोट्स आप सोफ में रख सकते हैं। और जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, कोई एग्जांपल आप किसी मजमून याद कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो उस मजमून को आप शरह सरमाया से भी देख लेंगे और उसके बाद आप उस मजमून को किप्स के नोट से भी देख लेंगे। ठीक है। किप्स नोट सीरीज के जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मेरी शरह सरमाया में होने चाहिए वो आप वहां पे लिख लेंगे ताकि जब अगली बार आप मजमून याद करें तो आपको एक ही बुक से करने पड़े। तो इसमें आपके एफर्ट्स एक ही जगह लगेंगे और आपके आउटकम इंशाल्लाह मैक्सिमम आएगा। जो उर्दू का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज होते हैं और 80 हमारे पास सब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न तो 20 एमसीक्यूज जो होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। हर जो हमारे पास हिस्सा है 5-5 एमसीक्यूज का एक हिस्सा बनाया गया होता है। ठीक है। कुछ हमारे सबक से आते हैं, कुछ नज़मों से आते हैं और कुछ ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी चीज पोर्शन पहले उठाएं, उस पोर्शन के जो हमारे पास रूल्स और फार्मूलाज जो हमारे पास किसी भी गाइड बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है। ग्रामर के खासतौर पे फार्मूलाज लिखे होते हैं कि ये रूल है, ये रूल है। उन रूल्स को एक बार देखें, जो टीचर आपको रूल बता रहे हैं उन रूल्स को समझें। ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो इजीली आपके एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। पास पेपर्स आपके पास लाजमी हो ताकि आपको पता हो कि कौन सा एमसीक्यू। अक्सर एमसीक्यूज जो हमारे पास प्रूफ में आपके जो
एग्जाम्स में आते हैं वो पास पेपर से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो पास पेपर आपके पास लाजमी है, उनकी वहां से आप प्रैक्टिस करें। जो ग्रामर हमारे पास गाइड बुक है वहां पे जो एमसीक्यूज दिए हैं उधर से आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज इजीली कवर हो जाते हैं। ओके, उसके बाद सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हमारे पास जो मेन चीज होती है वो है हमारे पास पहला जो सवाल है उसमें अलिफ एंड बे दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। नज़्मों के इशार होते हैं और गजलों के इशार, उनकी तशरीह करनी होती है। देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो उर्दू की मैंने पहली फर्स्ट ईयर की गाइडेंस सीरीज बनाई थी मैंने बताया था आपको कि उर्दू के जो आपने ये करना है कि जो भी हमारे पास नज़्में और गजलें कर रहे हैं ना, उनके लिए आप पहले ना एक हमारे पास शेरों का मजमूआ अपना इकट्ठा करें, ठीक है, हवाला जात का मजमूआ इकट्ठा करें, ठीक है। और आपने फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर वीडियो सुनी हुई है तो आपको आइडिया होगा, आप वही वाली जो आपने पिछले साल बनाई हो, अगर आप सेकंड ईयर में है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना यह है कि हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हवाला जात होते हैं, ठीक है, उनको एक पेज पे लिख लेना सारों को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आपने 10 एक शेर नात और हमद के लिए अलहदा 10 से 12 शेर वो लिख लेना। आप डिफरेंट गाइड बुक से और डिफरेंट गूगल की साइट से आप जमा कर सकते हो, उनके एक पेज पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि हमारे पास जो कुछ शेर हमारे पास इश्क मशूकी से रिलेटेड करते हैं, इश्क से रिलेटेड करते हैं, आप वो लिख लेंगे, ठीक है, 5 से 6। उसमें कुछ ऐसे लिखेंगे 5 से 6 जो जिसमें हमारे पास हम महबूब की तारीफ कर रहे होंगे, ठीक है, और 5 से 6 ऐसे लिखेंगे जिसमें हमारा महबूब हम पर जुल्म कर रहा होगा, उसका जो हमारे पास आशिक होता है तो उससे रिलेटेड वो मतलब गम से रिलेटेड कर लेंगे, और कुछ इश्क हकीकी से कर लेंगे रिलेटेड 2 से 3, ठीक है। तो इस तरह आपका, और कुछ अल्लामा इकबाल से रिलेटेड के अल्लामा इकबाल के जैसे शेर होते हैं मोटिवेशन वाले, उससे कर लेंगे, और कुछ आप हवाला जात कर लेंगे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ठीक है। इस तरह कुछ मतलब ये आपके ना कम से कम 50 से 55 चीजों का एक मजमूआ बन जाएगा जिनको आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जिसमें आप नज़्मों में भी यूज कर सकेंगे, जिनको आप गजलों में भी यूज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको आप खत मजमून, उसके बाद हमारे पास जो दीगर दरखास्त हर जगह आप मुकालमे में हर जगह यूज कर सकेंगे, उसके बाद आपकी नॉलेज में भी यकीनन इजाफा होगा। और इसका आपने करना यह है कि आप इसको ये सारे शेर लिखने का आपको याद नहीं रहते, एक बार से आप अपने दोस्तों को सुनाएं, आपको याद रहेगा। आप अपनी जगह एक जगह चिपका के रख लें, या अपने सामने के मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पे लगा के रखें, ताकि आते जाते एक दो बार पढ़ें आप, ठीक है, तो आपको यकीनन याद हो जाएंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आपने ऐसा जो हमारे पास शायरों के नाम होते हैं, जो हमारे पास शायरों के मुसन्निफ के नाम होते हैं और सबक का नाम होता है, उनको आप सारों को एक पेज पे लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो शरह है उसके पहले पेज पे सबके नाम लिखे हुए, सबका हवाला जात तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी का फोटो कॉपी करवा के आप कहीं पे लगा लें ताकि आते जाते आपको वो भी नजर आए। तो इस तरह आपको शायरों और मुसन्निफ के नाम भी याद हो जाएंगे, सबके नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं और ये मार्क्स तो आपके पक्के मार्क्स है ना, इसमें तो वो चाहे जितना जैसा भी फारिग चेकर बैठा हो वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी नज़्मों और गजलों को अप टू मार्क कर सकते हैं, कम से कम एफर्ट्स लगा के। एक बार एफर्ट्स लगेंगे आपके पास एक मजमूआ बन जाएगा शेरों का। उसके बाद जो टीचर आपको पढ़ा रहे शेर, ठीक है, जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं एक बार उसको सुन ले, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास अशार होते हैं खासतौर पे गजलों के, उसमें वो हम समझते हैं कि इश्क मजाजी से रिलेट किया, लेकिन वो इश्क हकीकी से रिलेट करके शायद बात कर रहा होता है। तो जो टीचर आपको बताए, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार लाजमी शरह सरमाया या किसी कोई भी गाइड बुक है वहां से एक बार आप तशरीह को लाजमी पढ़ें, ताकि आपको आइडिया, और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रह ही जाएगी, ठीक है। तो एक बार पढ़ के उसके सारा आपको वहां पे लिखने में भी आसानी होगी, और बाकी आपके पास अशार का मजमूआ तो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हमारा पूछा था कि मफहूम लिखा जाए या ना लिखा जाए। मफहूम लिख लेंगे तो फायदा ही है, क्योंकि वो पेपर तो आपके पढ़ते नहीं है, ठीक है, बहुत कम ही चेकर्स हैं जो आपके पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, उनका टाइम इतना नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ मफहूम देखेंगे कि मफहूम इतना सही बताया हो तो वो आपके आगे बीच में गजलों नज़्मों में कोई शेर अच्छा लिखा हो तो वो शेर देखेंगे और आपको वो मार्क्स देते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मफहूम कंफर्म पता है तो लिखें, अगर आपको नहीं पता कि इसके हकीकी इसकी मिजाजी किससे रिलेट कर रहा है तब रहने तब तशरीह ही लिखें। देखिए, तशरीह को आपने ज्यादा से ज्यादा लिखने को जल्दी लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले 3 से 4 लाइनों में आप जो हमारे पास शायर है उनका उसकी थोड़ी तारीफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जो है आप सारा जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा होगा, नजर आपको माइंड में अगर फिर रहा है तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास नज़म आई हुई है या खुलासा हमारे पास गजल आई हुई, उसके जो लफ्जी माइनिंग आपको समझ आ रहा है वो लिख देंगे, ठीक है। इसमें आप बीच बीच में कोई शेर भी डालते हैं कि शेर डालने से पहले कोई ना कोई शेर का बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो शेर डाल देंगे, ठीक है, और कोई हवाला डालना है तो उसके बाद जो आपके इस शेर की तरह आपने बढ़ा के शेर लिखने तशरीह लिखनी है तो वो लिख देंगे। इस तरह आपका 2 पेजों की तशरीह आराम से बन जाएगी और आपका टाइम भी कम से कम लगेगा, ठीक है। इस तरह गजलों में भी और नज़्मों में दोनों में आप ऐसे कर लेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं सबक की नसर की जो तशरीह आती है, सियाक व सबाक लिखना होता है, ठीक है। सियाक व सबाक पे खास फोकस रखना, ठीक है। मुसन्निफ और आपको सबक का नाम आता हो इसके मार्क्स कंफर्म है। सियाक व सबाक भी अच्छा सा लिखेंगे। सियाक व सबाक के लिए 1-2 पैराग्राफ अच्छे जो हमारे पास लिखे होंगे अक्सर किप्स नोट सीरीज में, और अक्सर टीचर्स एक ही हर सबक के लिए एक ही लिखवा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे, ठीक है। और बहुत आसान होता है लिखने, ऐसा मुश्किल है, लेकिन साफ सुथरा करके लिखे सियाक व सबाक। उसके बाद तशरीह आपने लिखनी होती है, जरा लेंथी करके लिखनी हो, जल्दी भी लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे अपने हवाला जो आपने अपना एक मजमूआ बनाया था यहाँ पे वहां से हवाला डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ भी ऐसे करेंगे, तशरीह में सबसे पहले आप शायर की तारीफ कर देंगे, मुसन्निफ की तारीफ कर देंगे। उसके बाद जो सारा आपने सबक में पढ़ा हो उसको सारा थोड़ा बहुत लिख देंगे बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद जो आपके सबक पैराग्राफ आया हुआ नसर आई हुई है वो लिख देंगे, फिर नसर की तशरीह लिख देंगे, तो ये आराम से आपका बहुत जल्दी पैराग्राफ बन जाएगा, पूरा पेज
भरा भरा लगेगा। ठीक है, असल उन्होंने पेज गिनने होते हैं, ज्यादातर चेकर्स बैठे होते हैं, बस टाइम नहीं होता कि आपके अंदर से पढ़ें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास होता है सबक का खुलासा। देखिए सबक का खुलासा ना आपने बहुत अच्छा लिखना है, जो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है ना, जो आपकी गाइड बुक है वहां से अच्छी तरह देखना है, उसको समझना है, उसको याद करना है। ठीक है, याद कर ले तो बेहतर है, आप जल्दी लिखना होता है वहां पर, उसमें कोई गलती ना, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास चेकर्स होते हैं वो खुलासा बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो अल्फाज बहुत अच्छी आपको आते हैं उनको मार्कर से हाईलाइट कर देना है ताकि उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगी। ठीक है, तो खुलासे में इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे मिल भी जाते हैं अगर आप बहुत अच्छा लिख के आए तो। ठीक है, उसके बाद हमारे नज़म का खुलासा होता है, नज़म के शायर आपको लाजमी पता हो, और नज़म का खुलासा भी आप अपनी गाइड बुक से, शरह सरमाया से अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले ये लिखना होता है तो इसको आपने बहुत अच्छा करके लिखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास खत होता है। देखिए खत के लिए मैंने बताया कि आपने जो खत में आप हवाला जात लिखते हैं, शेर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आपने जो पहले बना के रखे हैं मजमूआ शेरों का, जो हवाला जात का, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास तो खत के लिए जो मेन चीज होती है कि अक्सर ना हमारे पास कमरा इम्तिहान इस तरह की जो चीजें हैं, तो इनके ना पॉइंट्स होते हैं एक आधा आधा एक, तो जो टीचर आपको प्रॉपर गाइड कर आपको बताया कि इस पॉइंट का मार्क्स है, उन पॉइंट्स को आपने बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करनी, ताकि 4 से 5 नंबर तो आपके कंफर्म मिले ना। बीच में जो आप लिख रहे हैं चलो उसमें आपको 3 या 4 दे, वो आपकी किस्मत डिपेंड करता है, लेकिन जो पॉइंट्स वाले मार्क्स हैं तो वो तो आप अच्छे से करें ना। ठीक है, तो इस पर आपने खास फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास मजमून होता है, सबसे ज्यादा लेंथी। देखिए मजमून के लिए आपने हवाला जात आपने कितने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, मतलब कितने हवाला जात और शेर और शार आपके पास अच्छे खासे जमा हुए पड़े हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह आप मजमूनों के लिए अलहदा आप अपना एक मजमूआ बना सकते हैं सारे मजमूनों के लिए। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं जितने, असल में देखिए हमने जो मजमून है उसको लेंथी लिखना होता है, बड़ा सारा लिखना होता है। ठीक है, ताकि उस पर अच्छा इंपैक्ट जाए। उसके लिए आप जितने हवाले डालेंगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, और उतना आप जल्दी भी लिख लेंगे और लेंथी भी लिख लेंगे। आसान तरीका ये मजमून खुला खुला करके लिखें, हवाला जात ज्यादा दें, आखिरी लाइन छोड़ दें पेज की, कोई हवाला दें उसके दरमियान में एक लाइन छोड़ दें, या कोई शेर दें उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, तो ये आपका पेपर भरा भरा भी लगेगा और लेंथी भी लगेगा। और एट द एंड पेज ही गिनने होते हैं। ठीक है, और लिखें अच्छा कंटेंट लिखें, इतना भी ना हो कि आप बहुत बुरी लिख के आना कि वो पढ़े तो उसके बाद से लगेगा आप हैं ही फारिग। अगर आप में क्रिएटिविटी खुद नहीं है तो खुदा का वास्ते क्रिएटिविटी वहां भी ना निकालें, पहले सोच लें, एक बार पढ़ लें, ताकि वहां पे आपको अच्छा इंपैक्ट जाए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, उसके बाद ऐसा पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सबसे पहले आप नज़्म का खुलासा कर लें, फिर सबक का खुलासा कर लें, उसके बाद खत कर लें, उसके बाद आप छोटी छोटी चीजें पहले वो करेंगे और उसके बाद मजमून को एंड पे रखेंगे, उससे पहले आप नज़्म और गज़लों के अशआर करेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि हर चीज के लिए टाइम स्पेसिफिक रखें, टाइम मैनेजमेंट के लिए खास तौर पे अपना के रखें। आप पेपर जब अच्छी टेस्टिंग देंगे, टेस्ट होकर आपको चेक होकर मिलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस पोर्शन को इतना टाइम देना है, इस पोर्शन को इतना टाइम देना है। जिस पोर्शन के मार्क्स ज्यादा है कोशिश करें कि उन पे ज्यादा फोकस रखें ताकि उनमें आपको अच्छे मार्क्स मिले। अक्सर आप ये हो कि आप एक शेयर छोड़ भी सकते हैं अगर आपको टाइम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस रखें। ऐसा ना हो कि आप मेन जो मार्क्स वाली आपकी चीज आप उसको छोड़ के आ जाए। ठीक है, तो कम मार्क्स वाली चीज को अगर आपको टाइम मैनेजमेंट कवर नहीं हो पा रही सब प्रैक्टिस के बाद भी, तो कम मार्क्स वाली जो चीज है ना उसको आप छोड़ के आए, बाकी चीजों को आप कवर करके आए। ठीक है, कोशिश करके थोड़ा थोड़ा तो लिख के आए ताकि वो एक एक नंबर तो देता जाए ना। वैसे उन्हें 1.5 ही देने होते हैं, आप चाहे 2 पेजों का लिख के आए, नज़मों की बात करूँ अशआर की। ठीक है, तो अगर आप एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके लिख के आ जाएंगे एक एक पेज का, तो एक एक तो देता ही जाएगा ना आपको, लेकिन इस तरह आपका पेपर आगे मजमून है उस पर आप टाइम ज्यादा लगा सकेंगे। ठीक है।